हिस्ट्री टेकिंग पे आते हैं। हिस्ट्री टेकिंग जो है, हिस्ट्री टेकिंग का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तब अपने हाथ से पेन अलग कर दो। ठीक है, तुम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिस्ट्री टेकिंग के लिए टाइम चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग के लिए जो टाइम रहता है वो टाइम तुम लोग के पास भरपूर रहता है, लेकिन फिर भी अपन जल्दी जल्दी करते हैं। क्या हिस्ट्री जल्दी लेने से बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं जाएगा। अपन ने यहाँ पे भी देखा होगा, यहाँ पे अपने पास टाइम बहुत रहता है लेकिन हिस्ट्री में इतना टाइम नहीं देते। ठीक है, तो हिस्ट्री जब भी लेते हो सबसे पहला काम अपने हाथ से पेन अलग कर दो। ठीक है, सबसे पहले में आते हैं चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट हमेशा 2 या 3 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो चीफ कंप्लेंट अपन को 10 नहीं लिखनी है। आप पूरी हिस्ट्री प्रॉपरली लो, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आप उसको इवेल्यूट करो। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से अपन को क्या करना है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से अपन को एक पर्टिकुलरली डायग्नोसिस पे जाना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे जाना है, तो अपन पहले हिस्ट्री लेने से अपन इवेल्यूट, पहले हिस्ट्री लो पूरी। हिस्ट्री लेने के बाद आप उसको इवेल्यूट करो कि इससे अपन को क्या उसका सार निकल रहा है। सार निकलने के बाद जो 2 या 3 चीफ कंप्लेंट बनती है वो चीफ कंप्लेंट लिखनी है। ये नहीं कि जैसे जैसे पेशेंट बोलते आ रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहे हो। जब भी आप हिस्ट्री लोगे तो पहला काम यही करना है कि पेन अपने हाथ में नहीं रखना है। पहले पेशेंट को पूरा प्रॉब्लम बोलने दो, पहले आप प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो। हिस्ट्री को एनालाइज करने के बाद आप पेन उठाओ कि आप इसकी चीफ कंप्लेंट क्या क्या हो सकती है। समझ में आया? तो आज से भी जब भी हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री लेते समय पेन नहीं दिखना चाहिए हाथ में। ठीक है, तो हिस्ट्री चीफ कंप्लेंट है, अलग अलग सिस्टम की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या क्या हो सकती है, कफ, ब्रेथलेसनेस, या कफ के साथ हेमोप्टाइसिस भी हो सकती है। ठीक, कार्डियक में क्या होगी, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस। एब्डोमेन में क्या हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, जैसे डिस्टेंशन। बाकी यूरोजेनाइटल सिस्टम में हो सकती है रिटेंशन या फिर बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ हेमेचूरिया हो सकता है। सीएनएस में क्या हो सकती है, या तो वीकनेस ऑफ एनी बॉडी पार्ट या फिर टिंगलिंग। तो ये मोटे मोटे तौर पर चीफ कंप्लेंट हो सकती है। चीफ कंप्लेंट बस इतनी ही रहती है, या अदर सिस्टम में और दूसरी चीफ कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अपन को चीफ कंप्लेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखना है। आप पूरा सिस्टम है, जो हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन है, ये 2 चीजों का काम है। पहला आपकी नॉलेज और दूसरा आपका उसको कैसे आप एनालाइज करते हो। मतलब एक तरीके से ये आर्ट हो गया है ना, नॉलेज प्लस आर्ट दोनों का काम है ये। जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे एक फिजिशियन हो, या बहुत ज्यादा जिनकी के आर्ट अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छे से बातें करते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे फिजिशियन हो। फिजिशियन एक अच्छे बनने के लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको आर्ट भी आना चाहिए कि आप उसको कैसे एनालाइज करते हो। क्योंकि एक ही चीज से बहुत सारी बातें बन सकती है। आप उसको कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। मेनली तो ये है कि आपको इतनी सब चीजें करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 या 5 लाइनें हैं। उन 4-5 लाइनों में आपको ऐसे उसको प्रेजेंट करना है कि सामने वाला देख के उसको ये समझ में आए कि इसको बहुत नॉलेज है ना। आपकी हिस्ट्री के जो वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग ये है, यहाँ से जाके आपको दूसरे डॉक्टरों के पास जाएगा, दूसरे डॉक्टर सिर्फ वो देख के ही आपको समझ में आएगा उनको कि नॉलेज बहुत ज्यादा है ना। तो आप उसकी हिस्ट्री को इतना अच्छे से लिखो जिससे सामने वाले को दिखे, है ना। हिस्ट्री का पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं, मतलब पेशेंट के पास तो ये ट्रीटमेंट है, पेशेंट तो ट्रीटमेंट लेने वाला है। वो हिस्ट्री आपकी आगे जाती है और आपकी एनालिसिस में मदद करती है कि आप उसको कैसे इवेल्यूट कर सकते हो, कितना अच्छा लिख रहे हो। तो सामने वाले को भी शो करना रहता है, सामने वाले को कि आपके पास नॉलेज कितनी है और कितने अच्छे से आप कम से कम जगह में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो चीफ कंप्लेंट देखना, चीफ कंप्लेंट हर सिस्टम की सिर्फ 2 या 3 होंगी। तो चीफ कंप्लेंट कोई भी 10 या 15 नहीं लिखेगा। चीफ कंप्लेंट हमेशा 2 लिखनी है। जो भी उस डायग्नोसिस पे जा रहे हो, आप हिस्ट्री बनाते हो, हिस्ट्री बनाने के बाद एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना रहे हो, वो प्रोविजनल डायग्नोसिस के फेवर में आनी चाहिए हिस्ट्री। जैसे कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस आप यूटीआई बना रहे हो या फिर सीओपीडी बना रहे हो, तो चीफ कंप्लेंट जो है उसके एसोसिएशन की होनी चाहिए। ठीक है, और चीफ कंप्लेंट जो है हमेशा वही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इस पर डिपेंड करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की।
मतलब कि कोई पेशेंट कफ की कंप्लेंट कर रहा है, कफ 2 महीने से है और इंक्रीज हो गया है 6 या 7 दिन से, ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल सही है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा बॉडी एक वीकनेस की कंप्लेंट करता रहता है 7 से 8 महीने से, और फीवर अभी आ रहा है उसको, फीवर 5 दिन से, तो ये क्रोनोलॉजिकल इतनी एसोसिएशन नहीं रहेगा। या फिर कोई पेशेंट अलग से बर्निंग मिक्चुरेशन की कंप्लेंट कर रहा है 5 महीने से और अभी वो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है फीवर से, तो ये भी क्रोनोलॉजी में नहीं आएगा, ये मेन सिम्टम्स में आएगा या एसोसिएटेड सिम्टम्स में आएगा। तो जो क्रोनोलॉजी है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है उस क्रोनोलॉजी की, ये सब अपने नॉलेज और उस पर डिपेंड कर सकता है। और डायग्नोसिस पे मेन तो ये मेन आपकी हिस्ट्री टेकिंग का एक ही काम है, आप हिस्ट्री टेक्स ले रहे हो तो आपको डायग्नोसिस बनानी है, डायग्नोसिस बनाने के साथ साथ आपको उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, ट्रीटमेंट प्लान के साथ उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होना ये प्लान करना है, इसके हिसाब से आपको हिस्ट्री लेते हुए रहना। अब वो एक बेसिक वो रूल नहीं है कि आपको शुरुआत में ये लेनी है फिर पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, पर्सनल ये सब जो है ये सब तो एक रिटर्न है कि ये आप फॉलो, ये कोई फॉलो करता भी नहीं है। मेन फॉलो यही करना है कि आपको आगे ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्लान करना है ट्रीटमेंट। अब एसोसिएटेड कंप्लेंट जो है, एसोसिएटेड कंप्लेंट जो चीफ कंप्लेंट के साथ एसोसिएशन रखनी है या फिर आगे आपको उनका ट्रीटमेंट से कुछ लेना देना है तो आप उसको एसोसिएटेड कंप्लेंट लोगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लोगे। जैसे चीफ कंप्लेंट हो गई इसकी क्या, कफ और ब्रेथलेसनेस हो गई, ये हो गई इसकी 6 to 7 डेज से है, ब्रेथलेसनेस हो गई 4 to 5 डेज से। इसमें जो एसोसिएटेड कंप्लेंट होंगी वो क्या क्या हो सकती है, साथ में उसको डिस्पेप्सिया हो रहा होगा, डिक्रीज एपेटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है, स्लीप डिक्रीज हो गई है, ये सब जो है ये एसोसिएटेड कंप्लेंट में आ जाएंगी। इसको चीफ कंप्लेंट में नहीं लिखना। अब अपन क्या है लाइन से अगर ये लिख देंगे ना तो सामने वाला भी सोचेगा कि मेन कंप्लेंट है क्या, पेशेंट प्रेजेंट कैसे किया है ना, तो ये हमेशा कोई चीफ कंप्लेंट में नहीं आएंगी। चीफ कंप्लेंट गिनी चुनी आएंगी, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, चेस्ट पेन, बर्निंग मिक्चुरेशन, ये सब चीफ कंप्लेंट है। बर्निंग मिक्चुरेशन भी अगर इन सब कंप्लेंट के साथ वो बोल देता है कि थोड़ी बहुत बर्निंग मिक्चुरेशन है तो वो एसोसिएटेड कंप्लेंट में जाएगी, चीफ कंप्लेंट में नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी लिखना जरूरी है क्योंकि आगे जाके आप जब ट्रीटमेंट दोगे तो ट्रीटमेंट को ये इन चीजों को ध्यान देते हुए ट्रीटमेंट देना है ना। जैसे कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन है तो आप ऐसी ड्रग दो। अब कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कफ सिरप देने से और कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर एंटीबायोटिक यूजली अमोक्सिक्लेव या एजिथ्रोमाइसिन यूज करेगी क्योंकि इनका क्या है साइड इफेक्ट होता है लूज मोशन, तो आगे आप प्लान करेंगे कि ऐसी एंटीबायोटिक दें जिनको कॉन्स्टिपेशन दवाइयों से ठीक जाए, अलग से कोई दवा देने की जरूरत ना पड़े। ये एसोसिएटेड कंप्लेंट हो गई। पास्ट हिस्ट्री काय में इंपॉर्टेंट होती है, पास्ट हिस्ट्री किन किन केसेस में अपन को देखने को मिलती है इंपॉर्टेंस, बताओ। पास्ट हिस्ट्री एक रिलैप्सिंग रेमिटिंग केसेस जो होती हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि रिलैप्सिंग रेमिटिंग केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट आया है 5 दिन के लिए, 5 दिन के उसको जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट पेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है जॉइंट में, अगर ये सिर्फ 5 दिन से प्रेजेंट हुआ है तो एक्यूट फेब्राइल में जो रिएक्टिव अर्थराइटिस है उसको रिएक्टिव अर्थराइटिस की तरफ डायग्नोसिस जाएगी अपनी। लेकिन अगर वो पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको रिकरेंट है 1-2 महीने से लगातार उसको जॉइंट पेन होता रहता है, बीच में ठीक हो जाता है, दवाई देने से फिर ठीक हो जाता है, तो ये अपन को ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ जाएगी डायग्नोसिस, है ना। तो पूरी डायग्नोसिस इस पे चेंज हो जाएगी अगर पास्ट हिस्ट्री अपन प्रॉपर नहीं लेते तो। कई पेशेंटों में अपन पास्ट हिस्ट्री नहीं ले पाते हैं, पेशेंट कफ की कंप्लेंट करता है, ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट करता है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी या ट्यूबरकुलोसिस नहीं ले पाते हैं, है ना। कोई पेशेंट रिकरेंट चेस्ट पेन की कंप्लेंट करता है, उसको पहले से ऑलरेडी सीएडी है या नहीं है वो देखना रहता है पास्ट हिस्ट्री में। कोई ऐसे ही पेशेंट एक्यूट सीवियर की कंप्लेंट करता है तो उसको पास्ट हिस्ट्री में किस टाइप का पास्ट में सीवियर हो चुका है कि नहीं है, पास्ट में कोई और कार्डियक प्रॉब्लम है या नहीं है वो देखना रहता है। तो उसकी पास्ट हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आगे उसका पूरा डायग्नोसिस और प्लान ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है पास्ट हिस्ट्री से। अब आते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यूजली जो जेनेटिक डिसीजेज हैं, खासकर अपने यहाँ कौन सी जेनेटिक डिसीज मिलती है,
हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया की डायग्नोसिस की मोस्ट कॉमन अपने पास हीमोलिटिक एनीमिया आता है। कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है अपने पास एनीमिया से, आपने देखा एक ट्रेस है, ट्रेस के साथ साथ बाकी हीमोलिसिस का साइन बन रहा है। अगर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है तो आपके पास उसकी डायग्नोसिस के लिए है कि फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आपके पास उसकी डायग्नोसिस के लिए थोड़ा आसान रहेगा। आगे उसको कम से कम इन्वेस्टिगेशन में अपन जल्दी जल्दी उसकी डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। अगर बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के आ रहा है तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। पहले पीएस कराओ, पीएस के हिसाब से डायग्नोसिस करो, उसके बाद फिर आगे ट्रीटमेंट प्लान करो। तो फैमिली हिस्ट्री अगर मिल जाती है, फैमिली हिस्ट्री से बाकी चीज़ें नहीं मिलती। फैमिली हिस्ट्री से ये है कि अपन उसको इवैल्यूएट और डायग्नोसिस पे जल्दी पहुंच सकते हैं। कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आ रहा है, चेस्ट पेन लेके आ रहा है तो हम उसको फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे कि फैमिली हिस्ट्री में कहीं सीएडी या बाईपास की हिस्ट्री है या नहीं। अगर सीएडी बाईपास की हिस्ट्री है तो फिर अपन उसको गंभीरता से लेंगे, इसको चेस्ट पेन हो सकता है कि कार्डियक की ओरिजिन का हो। तो फैमिली हिस्ट्री से है कि फैमिली हिस्ट्री से अगर आप अच्छे से अगर कहीं मिल रही है फैमिली हिस्ट्री पूछने से अपन उसकी डायग्नोसिस पे जल्दी पहुंच सकते हैं। हर कोई पेशेंट है 4 दिन का फीवर आ रहा है तो उसमें फैमिली हिस्ट्री का कोई काम नहीं है। फैमिली हिस्ट्री से ऐसी रहेंगी जिनमें कि क्रोनोलॉजिकली ऊपर से नीचे तक जेनेटिक एसोसिएशन होता है। जैसे कार्डियक केस है, डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस, सीएडी, हीमोलिटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसीजेस, इन्हीं सब केसेस में फैमिली हिस्ट्री बहुत एसोसिएटेड होती है। तो इन सब केसेस में फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री में अपन पर्सनल हाइजीन का लेवल पूछते हैं, पेशेंट की स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स और कोई मेडिकेशंस पे तो नहीं लिया है, एलर्जी तो नहीं है कोई मेडिकेशन से। ये लगभग हर पेशेंट से पूछनी है। कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई स्मोकिंग तो नहीं करता, एल्कोहलिक तो नहीं करता, अदर कोई मेडिकेशंस पे तो नहीं है, अदर कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है और किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। ये हर पेशेंट से पूछना ही पूछना है ये 5 चीजें। तो ये तो एक प्रोटोकॉल ही है कि आगे जाके इनका दूसरी चीजों से एसोसिएशन बढ़ जाएगा। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई ड्रग्स टू ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, खासकर एलर्जी है, एलर्जी उसको फूड या फिर कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं हुई है पहले, ये पूछना जरूरी है क्योंकि अपने आप बहुत ज्यादा यूज होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एलर्जी कौन सी ड्रग कराती है? यूजली कौन सी ड्रग्स होती है जो एलर्जी करा सकती है? मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो एलर्जी कराती है वो होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये हल्ला बहुत कर रहा है, मैं मदद कर गया, बाहर जाके बात करो। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स में क्या आती है? लिवोफ्लॉक्सासिन, सिट्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। इनकी जो एलर्जी होती है ना, उसको एलर्जी को बोलते हैं फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन। वैसी एलर्जी नहीं होती कि गोली खाई और गोली खाने के बाद हाथ पैर में खुजली होने लगी। इसकी जो एलर्जी होती है उस पर फिक्स ड्रग रिएक्शन होती है। जैसे आप गोली खाओगे, पेशेंट को 1 सेकंड डे पेशेंट कंप्लेन करने लगेगा, हाइपर पिगमेंटेड डार्क पैच होगा और ओरल अल्सर और जेनिटल अल्सर होंगे। यहाँ पे कोई एक हाइपर पिगमेंटेड अल्सर टाइप का हो जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे, जेनिटल अल्सर हो जाएंगे। तो डायग्नोसिस से क्लियर नहीं होगी। ये क्लियर है कि अगर फ्लोरोक्विनोलोन्स खाने के सेकंड डे ये हो गया है तो वो कंफर्म है कि ड्रग एलर्जी है ना। कैसे प्रेजेंट होगी? मुंह में छाले हो जाएंगे, जेनिटल अल्सर हो जाएंगे, हाइपर पिगमेंटेड पैच मिल जाएंगे हाथ पे, खुजली कहीं नहीं होगी। दूसरी कौन सी होती है? पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनेक, पेन किलर जो होती है उनसे एलर्जी होती है। इनसे जो एलर्जी होती है ये रैशेस कराती है पूरे बॉडी में रैशेस आने लगते हैं दवाई खाने के बाद। तीसरा होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कई बार एलर्जिक रिएक्शन से डेथ भी हो सकती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसलिए अपन जो यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में 100 ml NS में देते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सी है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये और जो एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन है ना, ग्रुप की है। इसी में आ जाता है मेरोपेनम भी, पिप्रासिलिन, टैज़ोवेक्टम भी। तो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जितनी भी ड्रग है, सेफ्ट्राइजोन है, मोनोसेफ है और मोन्टाज है,
साथ में मेरोपेनम है, पेप्रासिन, टैजोबैक्टम है, ये सब बीटा लैक्टम ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं। ये सीवियर एलर्जी करा सकते हैं और कई बार डेथ भी हो सकती है इससे। इसलिए अपन ये एक रूल ऑफ थंब है कि इनको एंटीबायोटिक्स को देना है तो आप 100 ml NSP दो। जैसे ही उसको एलर्जी होगी तो तुरंत आपको उनको पता चल जाएगा, अपन उसको बंद कर सकते हैं फिर। और जैसे ही इनको देते हो ना, कम से कम उसको 1 मिनट तक वहां खड़े रहना है कि जैसे लगने के बाद तुरंत उसको रिएक्शन तो नहीं हो रही, देखना है। 95% केसेस में तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जिनको रिएक्शन हुई और डेथ हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए डायरेक्टली तो अपन किसी को नहीं देना है, उसको अवॉइड ही करो, ठीक है। ज्यादातर अपने यहाँ दे देते हैं, लेकिन अपने यहाँ जहाँ पे अपन मेडिकल कॉलेज लेवल पे है तो दे रहे हैं, या सामने दे रहे हैं तब तो ठीक है कि कोई रिएक्शन होगी तो अपन है वहां पे देने के लिए। लेकिन अब अपन उसको घर पे दे रहे हैं, घर के लिए तो उसको 100 ml NS में ही एडवाइस करना है कि उसको जैसे ही रिएक्शन हो, कम से कम जो भी होगा तो कम से कम वो ड्रिप बंद तो कर देगा, ठीक है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट जाएगा उसका और वो ठीक हो सकता है। और कौन सी ड्रग रिएक्शन करती है, इसी में आते हैं पेनिसिलिन आ जाता है ना, पेनिसिलिन आ जाता है। पेनिसिलिन भी बहुत रिएक्शन कर सकती है, इससे सीवियर एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, उससे शॉक में चले जाता है पेशेंट, रैशेज आएंगे पूरे बॉडी में, हाइपोटेंशन में जाएगा और आगे जाके एनाफाइलेक्सिस से डेथ भी हो सकती है। बाकी सल्फा ग्रुप है, सल्फा ग्रुप से एलर्जी होती है, सल्फा ग्रुप से सल्फा कंटेनिंग ड्रग्स हैं उनसे एलर्जी होती है तो रैशेज आते हैं पूरे बॉडी में। कई पेशेंट हिस्ट्री देते हैं ना, हिस्ट्री देते हैं उनको कोई सी भी ट्रिप्टाइलिन है, ट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन और सेडेटिव ड्रग देने से चक्कर आते हैं, उनकी भी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर अपन कोई सी भी सेडेटिव ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे तो फिर उनको चक्कर आने लगेंगे, फिर अलग से दवाई दो। और क्या बचा है इसमें हिस्ट्री में? बाकी सबसे पूरा हिस्ट्री में क्या आता है ये हमने पहले भी बताया था, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। सबसे पहले हिस्ट्री में अपन ये लिखते हैं, ये खैर अपने यहाँ लिखा हुआ आता है। इससे थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे जरूरी है एड्रेस का। एड्रेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी, क्योंकि आपका वो भी ट्रीटमेंट प्लान है, इससे हिस्ट्री और डायग्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। एड्रेस से सिर्फ आपको ट्रीटमेंट प्लान से मतलब है, क्योंकि कोई पेशेंट बिल्कुल पास का रहने वाला है, उससे अपन कोशिश करेंगे कि उसको 1 या 2 दिन का ट्रीटमेंट दें। 1 या 2 दिन का ट्रीटमेंट देने के बाद उसको बोलें कि आप वापस रिव्यू करा के आ जाना। लेकिन कोई पेशेंट बहुत दूर का रहने वाला है, बहुत दूर से आया है, तो उसमें अपन कोशिश करेंगे कि उसकी पूरी डायग्नोसिस बना लें, पूरी डायग्नोसिस बनाने के बाद उसको सीधे घर भेजें। ये बहुत जरूरी है एड्रेस में। इसलिए पेशेंट के दिल सबसे पहले आप देखते हो एड्रेस देखते हुए यहीं का है कि नहीं है, क्योंकि वही पेशेंट है, आप पेशेंट है यही बाजू का, वो पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि बहुत लंबे समय से हिस्ट्री दे रही है, खांसी है, जुकाम है, आप उसको बहुत देर तक इवैल्यूएट कर रहे हो, 5-10 मिनट तक आपने उसको दिमाग लगाया, 5-10 मिनट के बाद आपने प्लान बनाया कि इसको ये इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। उसके बाद वो अगर बोले कि भैया हमें तो अभी आप 2 दिन की दवाई दो बुखार की, बाकी फिर हम बाद में दे दीजिए, तो वो क्या है फिर टाइम पूरा खराब हो जाएगा। तो आप पहले प्रॉपरली इसको देखो कि एड्रेस कहाँ का है, पेशेंट क्या चाहता है, ये बहुत जरूरी है। पेशेंट आया है, पेशेंट 1-2 महीने से बुखार आ रहा है तो दूर से आया है, मतलब दूर से अपने पास कुछ वो उम्मीदें लेके आया है कि अपन उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करें। कई बार अपन देखते हैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, पेशेंट साइकोसोमेटिक ही निकलता है ना। पेशेंट मल्टीपल वेग कंप्लेंट्स होंगी, उसकी बॉडी ये हो रहा है, ये हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, कहीं घबराहट हो रही है, कहीं विचार, कहीं खुजली हो रही है, मल्टीपल वेग कंप्लेंट बोलेगा, 1-2 महीने की हिस्ट्री देगा, अपन सीधे ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं साइकोसोमेटिक का। लेकिन फिर आप देखो एड्रेस कहाँ का है, पेशेंट इतनी दूर से आया है, पेशेंट के पास एक इतनी लंबी फाइल है, मतलब पेशेंट परेशान है बहुत समय से, वो चाहता है कुछ ना कुछ उसको डायग्नोसिस बने कंफर्म। ऐसे ही पेशेंटों का अपने को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी हो जाता है पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए। अपनी डायग्नोसिस भले चाहे कंफर्म हो, लेकिन पेशेंट को सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो ये एड्रेस बहुत जरूरी है। बाकी तो ये पता ही है, कुछ फीमेल टू मेल रेशो रहते हैं, कुछ डिसीजेज होती हैं जो फीमेल्स में कॉमन होती हैं, कुछ डिसीजेज मेल्स में कॉमन होती हैं, उसके लिए जरूरी है एज फैक्टर ये सब पेशेंट देख के समझ में जाएगा, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसमें एड्रेस का ही है। ठीक है, तो आप तुम लोग को हिस्ट्री टेकिंग से एक चीज समझ में आएगी, हिस्ट्री जब भी आप लेना स्टार्ट कर रहे हो तो पेन अपने साइड में रख देना है। सबसे पहले आपको पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। प्रॉपर हिस्ट्री लेने के लिए एनालाइज करना है। आप लोग इतने सारे लोग हैं, आपके पास टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, और जल्दी हिस्ट्री लेके आप कोई बहुत ज्यादा तीर तो मार नहीं लोगे। तो हिस्ट्री आप प्रॉपरली लो, हिस्ट्री जितना अच्छे से लोगे उतना अच्छे से अपन उसको डायग्नोसिस बनाने में हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनेशन करने के बाद एक वो कोशिश किया करो साइड में कि आप कौन से प्रोविजनल डायग्नोसिस
और इन्वेस्टिगेशन क्या प्लान कर सकते हो, है ना। ये भी लिखने की आदत डालो, साइड में लिख दिया करो कि आप प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, आप आगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हो उसकी, जो कि उस डायग्नोसिस को कंफर्म कर दे। तो ये लिखने की आदत डालो। आप पेशेंट्स पे टाइम दो, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी जल्दी आप और सीखते जाओगे। अपन क्या करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ने क्या उसको बिठा दिया या फिर खुद भी बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। उसमें क्या है कि ना तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज लिमिटेड रहेगी। अगर आपको सीखना है तो ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही है सीखना। ट्रीटमेंट मेडिसिन में बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहता, ट्रीटमेंट तो फिक्स है। एक बार आपकी डायग्नोसिस बन गई तो ट्रीटमेंट सबको पता है, ट्रीटमेंट सब जगह लिखा हुआ, पेशेंट खुद भी कर लेगा। एक बार डायग्नोसिस बना ली उसने कि हर्पीस है कि यूटीआई है फलाना है, तो ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है। लेकिन मेन मेडिसिन में डायग्नोसिस बनाना रहता है। हर पेशेंट जो है, हर पेशेंट अपने आप में एक अलग पेशेंट होता है, अलग तरीके की कंप्लेंट करता है। कोई भी पेशेंट, दो पेशेंट रिपीटेड कंप्लेंट बहुत ही कम लेके आते हैं। हर पेशेंट की कंप्लेंट अलग रहती है, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो अलग होता है। तो जैसे जैसे उसको टाइम दोगे आप उतना ज्यादा सीखते जाओगे। तो हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन पे आते हैं। एग्जामिनेशन के बाद आपको एक प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखना है कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा लिखने की आदत डालो, भले चाहे गलत लिख रहे हो, है ना। प्रोविजनल डायग्नोसिस तुम्हारी गलत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो हम करेक्ट कर देंगे, लेकिन एक बार लिखने की आदत तो डालो, ठीक है। ऐसी एग्जामिनेशन भी तुम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन खाली छोड़ देते हो। जब तक आप उसको खाली छोड़ते आओगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमेशा कम ही रहेगा। 10 बार गलती होंगी लेकिन 11वीं बार सही आएगा, ठीक है। लिखो एक बार, हम गलती बता देंगे कि क्या गलत लिखा है, लेकिन आप लिखोगे ही नहीं तो फिर क्या मतलब, ठीक है। तो अभी सब भरना है इसको, जितने भी लोग हैं खाली कोई नहीं छोड़ेगा। पर एब्डोमेन कोई अच्छे से नहीं कर रहा है, पर एब्डोमेन सब खाली छोड़ देते हैं। कोई पेशेंट अगर एब्डोमेन की कंप्लेंट लेके आया है तो उसका पर एब्डोमेन हमेशा लेट के करना है, हमने पहले ही बताया था। तो उसको आप भैया उसको कमरे में जाके लेटा लो, लेटा के एक अच्छे से देखो प्रॉपर लिवर स्प्लीन है नहीं। मेन दिक्कत है टाइम की, टाइम तो है तुम लोग के पास ना, टाइम की दिक्कत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है एग्जामिन करने में अच्छे से। मेन हमारे पास तो टाइम की कमी, इसलिए हम एग्जामिन नहीं कर पाते अच्छे से हिस्ट्री नहीं ले पाते हैं। तुम लोग के पास टाइम की कमी नहीं है, 4 से 5 लोग हैं अपने पास, वैसे ही पेशेंटों की वेटिंग लगी रहती है वहां पे, तो टाइम तो है इतना, तो आराम से इसको हिस्ट्री लो, आराम से एग्जामिन करो, जल्दी वाली है ही नहीं कुछ। एक पेशेंट को 5 से 10 मिनट टाइम दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, पेशेंट का प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे चीजें आपको ग्रो करते जाएंगी। सबसे मेन है आपको हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है जो, उससे आपको एग्जामिनेशन से कंफर्म करना है, ठीक। एग्जामिनेशन हाफाजारली कभी नहीं करना है, आपने जो हिस्ट्री ली है हिस्ट्री के हिसाब से चलना है। एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है एग्जामिनेशन का, एक जनरल एग्जामिनेशन आता है, एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन आता है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में भी है ना, चारों सिस्टम हो जाएंगे अपने, रेस्पिरेटरी, सीवीएस और एब्डोमेन, सीएनएस। जनरल एग्जामिनेशन या तो हेड टू टो करना है या फिर टो टू हेड करना है। अगर हेड टू टो में अपन है, फेस ही देख लेते हैं उसको। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो वाइटल आ जाएगा, वाइटल अपन ने सब ले लिए, पल्स बीपी ले लिया। पल्स को जो है कम से कम 5 सेकंड तक देखना है, 5 सेकंड तक देख लेना। 5 सेकंड देखने में कोई इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही है वो देखना है। पल्स में इरेगुलरिटी आ रही है तो फिर उसके बाकी जगह की पल्स भी चेक करो कि दूसरे हाथ की पल्स में भी तो वही नहीं आ रहा है, कोई वॉल्यूम अलग तो नहीं आ रहा है। उसके बाद बीपी आना है, बीपी भी अगर आपको उसको मोर देन एक्स मतलब बिल्कुल या तो 200 से ऊपर मिल रहा है या फिर 90 से कम मिल रहा है, ऐसी केसेस में आपको दूसरे हाथ में भी बीपी चेक करना है। अगर बाकी टाइम ठीक मिल रहा है, इन दोनों के बीच मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सेप्शनली बहुत हाई मिल रहा है या फिर एक्सेप्शनली बहुत लो मिल रहा है, तब इस केस में दूसरे हाथ में भी चेक करना है। बाकी तो SpO2 हो गया, वाइटल्स हो गया। जनरल एग्जामिनेशन हेड टू टो में, हेड में आपको क्या देखोगे, हेयर, फेस। हेयर्स में क्या इंपॉर्टेंस है, बाल्डनेस आती है, जो थायराइड है, हाइपोथायराइड में पेशेंट का हेयर फॉल मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी में उसको हेयर फॉल मिलता है। फेस में जो आईब्रोज है, आईब्रोज देखनी है, आईब्रोज की लेटरल 1/3 ऑफ सिफिलिस है, जो सिफिलिस है और लेप्रोसी है, इनमें क्या होता है लेटरल 1/3 ऑफ आईब्रो है वो गायब होने लगती है। ब्रिज ऑफ नोज देखना है, ब्रिज ऑफ नोज दबा हुआ तो नहीं है, ये ब्रिज ऑफ नोज भी लेप्रोसी और सिफिलिस है, इन चीजों में बिल्कुल दबा हुआ मिल जाता है ब्रिज ऑफ नोज। फेस आ गया है, नेक है, नेक में आपको लिम्फेडेनोपैथी देखनी है, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं है ना। फिर नीचे आते हैं, हाथ में देखना है, हाथ में आंख में इसमें पेलर देखना है, एक तरह देखना है। फिर हाथ में आते हैं, हाथ में आपको पेलर देखना है, क्लविंग देखना है।
नकल हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है, वो एनीमिया के लिए देखना है। फिर नीचे यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड देख सकते हैं, नीचे इन्वालियन लिम्फ नोड देख सकते हैं, एडिमा देख सकते हैं पैरों में। तो ये जनरल एग्जामिनेशन है, हेड टू टो जाएंगे अपन। हेड टू टो में इतनी चीजें तो बेसिक देखनी है सब में ही, ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सीधे अपने हेयर देखी जाते हैं, आईब्रोज सब देखी जाती हैं। गले में सिर्फ लिम्फ नोड चेक करना है, हाथों में पेलर एक्टर्स, आंखों में पेलर एक्टर्स चेक करना है, क्लबिंग चेक करना है, एडिमा चेक करना है। ये बेसिक चीजें है, ये सब में चेक करना है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी एक बेसिक एग्जामिनेशन, चारों सिस्टम का आपको करना ही करना है। सीएनएस में अगर पेशेंट होस्ट में है, सिर्फ कॉन्सियस ओरिएंटेड लिखना बहुत है। पर एब्डोमेन की कोई कंप्लेंट नहीं है तो पर एब्डोमेन में लिवर और स्प्लीन देखना है, और कोई लंप तो नहीं है वो देखना है। ये 3 चीजें देखना है। अगर पेशेंट एब्डोमेन की कंप्लेंट कर रहा है तो फिर उसको डिटेल में देखो, नहीं कर रहा तो बैठे बैठे आप सिर्फ ये 3 चीजें देख सकते हो। रेस्पिरेटरी में पूरा दोनों सिस्टम और सीवीएस, ये इंपॉर्टेंट है दोनों जगह। ये पूरा चेक करना है कि कोई मरमर तो नहीं आ रही, कहीं अलग से एडेड साउंड तो नहीं दिख रहा है। फिर जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होता है हिस्ट्री में, उस सिस्टम को डिटेल चेक करना है, उस सिस्टम में कहाँ डायग्नोसिस बन सकती है मेन। लेकिन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों का काम आपको एक ही है, दोनों से आपको कहाँ तक पहुंचना है, एक डायग्नोसिस पे पहुंचना है। जब भी आप हिस्ट्री ले रहे हो और एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमें एक डायग्नोसिस पे जाना है, ये नहीं कि आपको एक प्रोटोकॉल निभाना है। ज्यादातर अपन क्या करते हैं, प्रोटोकॉल के तरीके से चलते हैं कि भैया ये प्रोटोकॉल है, अपन को इस प्रोटोकॉल में जाके खत्म हो गया। जब तक आप इस प्रोटोकॉल पे चलोगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेते समय हमेशा आपको दिमाग से चलना है, ना तो स्पाइन से चलना है। अगर आप स्पाइन से चलोगे तो कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल अगर कोई पेशेंट देख रहे हो तो जब तक आप डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। ठीक है, तो जब भी आप हिस्ट्री ले लो, एग्जामिनेशन लोगे, हमेशा दिमाग में ये रखना है कि अलग अलग आपके डायग्नोसिस। जैसे आप पेशेंट एक हिस्ट्री बोलता है, पेशेंट ने हिस्ट्री बोली फीवर, जैसी पेशेंट हिस्ट्री फीवर की बोलता है, फीवर की हिस्ट्री दिमाग में आपके पास बहुत सारे डीडी घूमने चाहिए कि फीवर बोल रहा है पेशेंट, 5 दिन का बुखार बोल रहा है, तो आपकी हिस्ट्री क्या क्या है, उसकी डीडी में क्या क्या आ जाएगा। इसकी फीवर की डीडी आ गई, दिमाग में आ गया, इसको विडाल हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, अदर सेप्सिस हो सकता है कहीं पे भी। इतनी डीडी आ गई आपको, अदर कोई कंप्लेंट पूछनी है, अदर कोई कंप्लेंट के हिसाब से वो और ये डीडी आपकी बढ़ती जाएगी। इसके बाद पेशेंट की चीफ कंप्लेंट खत्म होंगी तो फिर आपकी सोच चालू होगी। यहाँ पे सोच चालू होगी तो आप कैसे बोलोगे मलेरिया का फीवर क्या होता है, चिल्स राइगर के साथ आता है, टाइफाइड के स्लो ग्रोइंग होता है, इवनिंग राइस फीवर होता है, इसमें क्या होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है, जितना फीवर होता है उसके हिसाब से उसको टेकिकार्डिया नहीं मिलता है। डेंगू का फीवर होता है, सैडल बैक फीवर होता है, इसमें 1 दिन 2 दिन आने के बाद पेशेंट तीसरे दिन फीवर ठीक हो जाता है, चौथे दिन फिर बढ़ता है। वायरल फीवर का कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है, विदाउट चिल्स आता है और कंटिन्यूस फीवर टाइप का रहता है। यूटीआई का फीवर चिल्स और राइगर के साथ आएगा, एसोसिएशन देगा। सेप्सिस का कहीं और साइन मिलेगा। तो ये आपके दिमाग के डीडी, दिमाग में आपको डीडी घूमने चाहिए। जब तक ये दिमाग में डीडी आपकी हिस्ट्री देने से नहीं पूछेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। अलग जब तक आप पेशेंट से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे अपन। तो मेन एम यही है, मेन हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको 2 ही चीजें होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी जो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है उसकी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है और उसको कितने तरीके से आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो। 4-5 लाइनें हैं आपके पास, 4-5 लाइनों में एग्जीक्यूट करना है। कितना अच्छा कर सकते हो वो प्रेजेंटेशन आपको कहलाएगा। तो अभी से आज से ये करना है सबको। चीफ कंप्लेंट 2 या 3 से ज्यादा नहीं लिखनी है। चीफ कंप्लेंट देने के बाद आपको एक एसोसिएटेड कंप्लेंट साइड में लिखना है, ये एक लाइन खींच के कि साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट क्या क्या है। उसके बाद पूरा एग्जामिनेशन लेने के बाद एक प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखना है और इन्वेस्टिगेशन क्या आप प्लान कर सकते हो जो कि इस डायग्नोसिस में हेल्प करे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी इस पर प्लान कर सकते हैं कि पहला डायग्नोसिस में हेल्प करें, दूसरा ट्रीटमेंट में हेल्प करें, तीसरा कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है उसको बताएं। डायग्नोसिस में जैसे कई बार अपन बोल देते हैं कि मलेरिया की डायग्नोसिस बनानी है, कुछ मलेरिया की डायग्नोसिस बना ली अपन ने तो उसके लिए एमपी बहुत है। अगर मलेरिया पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, लेकिन मलेरिया के साथ साथ अपन को देखना है कि उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए उसमें आगे अपन को जो ड्रग्स देनी है उस ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जैसे अपन को कोई देखनी है लिवर में जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग देनी है, अपन को हेपेटोटॉक्सिक ड्रग देनी है तो अपन को एटलीस्ट उसका एसजीपीटी लेवल पता होना चाहिए।
तो कोई हेपेटोटॉक्सिक ड्रग उसकी अगर ये नॉर्मल है तब तो अपन कोई हेपेटोटॉक्सिक ड्रग दे सकते हैं, यही है नॉर्मल पहले से तो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं दे सकते। मलेरिया के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको यूरिया क्रिएटिनिन सीबीसी करानी पड़ेगी, ये अपन को सीवियरिटी ऑफ मलेरिया बताएगा कितना सीवियर मलेरिया हुआ है। ठीक, इसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान करना है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन अपन ये जो पुअर पेशेंट आता है उसमें कोशिश करनी कि सिर्फ डायग्नोसिस बन जाए, जो बाकी सीवियरली पेशेंट होते हैं जैसे अफोर्डेबल पेशेंट होते हैं उनमें अपन कोशिश कर लेते हैं कि बाकी चीज़ें भी चेक कर लें कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है कुछ। ठीक, इस क्वेश्चन किसी को है?